हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 को करने से पहले हम जो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसके यूक्लिड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसकी जानकारी लेना सबसे अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी चैप्टर के बारे में नहीं होगी, तब तक हम सवालों को आसानी से हल नहीं कर सकते। इसलिए हमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो आप सभी छात्रों छात्राएँ वीडियो की शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपकी अच्छी समझ में आ जाए। अगर एक बार परिचय समझ में आ गया यूक्लिड का, यूक्लिड क्या होता है, यूक्लिड के अंदर क्या क्या आता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, यूक्लिड की अन्य भी परिभाषाएं बताई जाएंगी, तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज वाली क्लास भी वहाँ पर मिलेगी। एक्सरसाइज जो है हमें इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये भी मिलेगा, तो जाके ज़रूर देखें। आइए अब हम कुछ जो हमारा परिचय है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी हम सबसे पहले जानकारी लेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड की परिभाषाएं होती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। यानी एक ठोस का निश्चित, यानी जो ठोस होता है उसका आकार, माप और स्थिति जो है क्या होती है, निश्चित होती है। यानी उसका आकार और माप और उसका जो है स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है, तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इसकी जो परिसीमाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी जो पृष्ठ कहलाती हैं। ये परिसीमाएं आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करती हैं एवं इनकी मोटाई भी नहीं होती है। जो होती हैं ये परिसीमाएं होती हैं आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करती हैं। इनकी परिसीमाएं होती है, इनकी कोई मोटाई नहीं होती है। क्या नहीं होती? इनकी मोटाई नहीं होती है कोई। और पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र अथवा सरल रेखाएं होती हैं। जो पृष्ठ होते हैं यानी तल, ये पृष्ठ है, जैसे पृष्ठ है उसकी जो है परिसीमाएं वक्र अथवा सरल रेखाएं होती हैं। यानी एक सरल रेखा, यानी सीधी सी स्ट्रेट रेखा जैसे कि ये खींची हुई है, इसे क्या कहते हैं? इसे सरल रेखा कहते हैं। तो जो पृष्ठों की परिसीमाएं होती हैं वो वक्र अथवा सरल रेखाएं होती हैं। इन सरल रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। यानी इन सरल रेखाओं के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक बार, जैसे हमारे पास ये वाली जो है ये एक सरल रेखा होती है, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास? ये जो है रेखा है, ये सरल रेखा है। क्या है? ये एक सरल रेखा, यानी वक्र रेखा या सरल रेखा। तो इसके दोनों सिरों पर ये वाला, ये क्या कहलाते हैं? ये बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? ये बिंदु होते हैं। जैसे कि हम एक सरल रेखा बनाते हैं तो इसको बिंदु ए नाम दे देते हैं और इसको बिंदु बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, यानी ये वाली क्या है? एक सरल रेखा है। तो इसमें कह रहा है इन सरल रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। सिरे कौन सा? ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये क्या होते हैं? ये हमारे बिंदु होते हैं। यहाँ आगे कह रहा है कि अतः ठोसों से बिंदुओं तक के 3 चरणों, यानी जो होते हैं ठोस से बिंदुओं तक 3 चरण होते हैं। क्या क्या होते हैं? ठोस होता है, पृष्ठ होता है, रेखाएं होती हैं और बिंदु होता है। पर विचार करते हैं, प्रत्येक चरण में हम एक विस्तार से वंचित होते हैं। यानी प्रत्येक चरण में हम क्या होते हैं? विस्तार से वंचित होते हैं, जिसे हम विमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी छूटती जाती हैं, यानी प्रत्येक अगला चरण आ जाता है, उसके एक विस्तार से वंचित होते जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम विमा कहते हैं, ठीक है। विमा कहते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक ठोस की 3 विमाएं,
यानी जो एक ठोस होता है उसकी कितनी विमाएँ होती हैं, उसकी विमाएँ 3 होती हैं। कितनी? 3 विमाएँ। एक ठोस होता है उसकी कितनी विमाएँ होती हैं हमारी? 3 विमाएँ होती हैं। एक पृष्ठ की 2 विमाएँ, एक जो पृष्ठ होता है उसकी 2 विमाएँ होती हैं, ठीक है, 2 विमाएँ होती हैं। एक रेखा की एक विमा, यानी जैसे कि एक रेखा है इसकी एक विमा होगी, क्या होगी? एक विमा होगी, तथा एक बिंदु जिसकी कोई विमा नहीं होती, ये वाला बिंदु है जिसकी कोई, ये बिंदु की कोई विमा नहीं होगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है यूक्लिड ने उपयुक्त कथनों को संक्षिप्त रूप में परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है, प्रस्तुत किया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं, कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं। जैसे कि पहला पॉइंट में दे रखा है, परिभाषा पहली दे रखी है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे कि ये पॉइंट है, एक बिंदु वह है जिसका कोई, इस बिंदु है, जैसे ये पॉइंट है, ये क्या है? ये बिंदु है, इसका कोई भाग नहीं हुआ। यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका कोई भाग नहीं हुआ, इसलिए कह रहा है कि पहले पॉइंट में एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरी परिभाषा में कह रहा है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा होती है उसकी चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसकी कोई चौड़ाई नहीं मानी जाएगी। अगर मापने चलें इसमें अगर पैमाने मापने चलें तो यहाँ पे क्या माप सकेंगे? इसको क्या माप सकेंगे? कुछ नहीं माप सकेंगे। यानी देखा जाए तो ये सेंटीमीटर है, ये क्या है? सेंटीमीटर है, ये मिमी है, ये मिमी के बीच में आ रहा है, तो इसे माप नहीं सकते। इसलिए जो होता है एक रेखा होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है। लंबाई यानी चौड़ाई रहित लंबाई होती है, लंबाई तो होती है इसकी लेकिन चौड़ाई रहित होती है लंबाई, ठीक है। ये लंबाई तो है इसकी, ये रेखा है, इसकी रेखा की लंबाई तो है लेकिन इसकी चौड़ाई को नहीं माप सकते। इसलिए कह रहा है दूसरे जो परिभाषा में कह रहा है एक रेखा कहाँ पे ये कह रहा है दूसरे पॉइंट में एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अब तीसरे जो परिभाषा है तीसरी, उसमें कह रहा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यानी हमने पहले ही समझा दिया, एक रेखा के सिरे, यानी एक रेखा है, इसके सिरे, दोनों सिरे, एक सिरा ए और एक सिरा ए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये हमारे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? ये कह रहा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। तो इस तरह से हमने तीसरी वाली जो परिभाषा है उसको भी समझ लिया यहाँ पे इसके माध्यम से। अब हमारा चौथा वाला पॉइंट है, उसको समझते हैं। एक सरल रेखा वह रेखा है, एक सरल रेखा वह रेखा है जो कि स्वयं पर बिंदुओं के बराबर रूप में स्थित होती है। यानी ये मान लो एक सरल रेखा, यही वाली सरल रेखा है, इसमें कह रहा है कि स्वयं पर बिंदुओं के बराबर रूप में स्थित होती है। स्वयं पर बिंदुओं, ये वाली सरल रेखा यहाँ से देखा जाए तो इस बिंदु से देखा जाए तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी समान होगी। यानी इस बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी मापी जाए तो यहाँ से इसकी बराबर होगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की होगी इस बिंदु की। जैसे कि मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और बिंदु बी से देखा जाए तो ए की दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, यानी बराबर ही होगी। क्या होगी? बराबर। जैसे 5 सेंटीमीटर हमने ऐसे समझा लेते हैं, जैसे कि मान लो कि जो हमारा ये सरल रेखा है, यानी ये एक रेखा है, इसकी जो है लंबाई कुल कितनी है? हमारी कुल लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे दोनों सिरों पर बिंदु होते हैं, यानी ये ए बिंदु है, या यहाँ से ए बिंदु से देखी जाए तो बी बिंदु की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। और बी बिंदु से देखा जाए तो ए बिंदु की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। जो कि यहाँ पे जो चौथी वाली परिभाषा है उसमें कह रहा है जो कि स्वयं पर बिंदुओं के बराबर रूप में स्थित होगी। यानी बराबर रूप में ऐसे स्थित होगी क्योंकि ए बिंदु से देखा जाए तो बी बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और बी बिंदु से देखा जाए तो ए बिंदु की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों बराबर होगी एक दूसरे की, ठीक है। तो अब हमारा जो 5वां पॉइंट है उसमें कह रहा है, 5वें पॉइंट में कह रहा है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी एक पृष्ठ है, केवल उसकी लंबाई और क्या होगी? ये मान लो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, जैसे पृष्ठ मान लेते हैं, तो ये पृष्ठ है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। यानी इसकी लंबाई मान लो, ये लंबाई इसको माप सकते हैं, इसकी लंबाई को माप सकते हैं, इसकी चौड़ाई को माप सकते हैं, लेकिन ये इसकी अगर इसकी मोटाई को मापें, इसकी मोटाई को मापें तो मोटाई को नहीं माप सकते, क्योंकि मोटाई इसमें स्केल में आएगी नहीं, क्योंकि हमारा सबसे छोटी इकाई मिमी होती है जो स्केल में होती है। तो यहाँ मापेंगे तो मिमी से भी बहुत कम होगी, इसलिए इसे माप नहीं सकते। केवल जो एक पृष्ठ होता है उसमें क्या होता है? पृष्ठ में केवल ये कह रहा है कि
वह यहाँ ये ठीक है, ये कह रहा है एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, मोटाई नहीं नाप सकते। इसलिए ये पॉइंट भी क्लियर, ये परिभाषा 5वीं थी, ये भी क्लियर। अब हम इसी प्रकार से 6वीं परिभाषा है, 6वां पॉइंट है परिभाषा का, उसे हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। वह पृष्ठ जो कि स्वयं पर सरल रेखा के साथ सपाट रूप से स्थिर होता है उसे समतल पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समतल पृष्ठ कहते हैं। जैसे कह रहा है वह पृष्ठ जो कि स्वयं पर सरल रेखा के साथ सपाट रूप से स्थित, यानी मान लो कि ये एक सरल रेखा है, ये एक क्या है? सरल रेखा है, और इस सरल रेखा के साथ सपाट रूप, यानी ये प्लेन है, ये क्या है? कागज, ये प्लेन है, सपाट रूप से क्या होता है? स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये यानी ये एक रेखा है, ठीक है, क्या है? एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, और ये पेज देखा जाए तो ये सपाट पेज है, कैसा है? सपाट रूप से। ये सपाट रूप से तो क्या कहलाएगा? ये समतल पृष्ठ, यानी ये पृष्ठ है तो ये समतल पृष्ठ कहलाएगा। तो मुझे आशा है कि ये 6वां जो परिभाषा है ये भी आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार से जो है अन्य परिभाषाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन पर हम विचार करते हैं आगे। इस प्रकार से हमने कुछ आधारभूत परिभाषाएं यानी अन्य आधारभूत परिभाषाएं ले ली हैं। ये वाला जो है ये सब तुम्हारे एक्सरसाइज में सब में आएगा, जैसे कि 5.1 है उसमें भी आएगा तुम्हारा ये जो अन्य इम्पोर्टेंट परिभाषाएं ये आएंगी, और पिछले वाले समझाया ये सब आता है, ठीक है। इसलिए आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार समझ में आ जाता है तो आप जो क्वेश्चन हैं ये भाषाएं वाले बनेंगे, यानी परिभाषाएं पूछेगा तो आप आसानी से मतलब उसकी परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अच्छे से देखें एक बार वीडियो। तो कुछ अन्य परिभाषा क्या होती है? रेखाखंड, यानी अब कहा जाए कि पहला जो परिभाषा है हमारी रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड किसे कहते हैं? परिभाषा पूछी जाए कि रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड वह भाग, यानी रेखाखंड क्या है? वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हों, क्या हों? जिसके दो अंतः बिंदु हों, ठीक है, क्या हों? जिसके दो जो है अंतः बिंदु हों, ठीक है। तो क्या कहलाता है? एक रेखाखंड कहलाता है। वह रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हों क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। अंतः बिंदु मतलब कि ये एक रेखा है, हमने यहीं से समझ लेते हैं, इसी से समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक सरल रेखा है, इसके दो अंतः मीन्स अंदर, अंतः बिंदु दो अंतः बिंदु हों, ठीक है। तो अंतः बिंदु दो, मान लो कि ये P और Q, ये दो अंतः बिंदु हों तो इसको क्या कहेंगे? इसको मान लो कि ये बिंदु नहीं है, ठीक है, ये बिंदु नहीं है। जैसे कि ये सरल रेखा है, ये पूरी सरल रेखा है, ये बिंदु नहीं है, ठीक है। एक सरल रेखा के अंतः बिंदु यानी बिंदु P है और बिंदु Q है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। अब आगे देख लेते हैं, जैसे कि एक रेखाखंड का अंतः बिंदु, यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, एक रेखाखंड का अंतः बिंदु। तो इसमें कह रहा है कि एक रेखाखंड एक रेखा P रेखाखंड AB का अंतः बिंदु कहलाता है। यानी जो एक रेखा जो P रेखाखंड AB का अंतः बिंदु कहलाता है यदि P A तथा B के बीच स्थित हो। तो यहाँ पे अब समझ लेते हैं इसे दूसरे पेज पर समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, ये एक हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, रेखा है, ठीक। इसमें ये वाला बिंदु A है, ठीक है, ये वाला बिंदु A है और ये वाला बिंदु B है, ठीक है। ये रेखा के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? दोनों सिरे बिंदु कहलाते हैं। और ये रेखा है, इसका एक बिंदु ये है और एक बिंदु B है, यानी AB बिंदु है। AB बिंदु पर जो है एक रेखाखंड का अंतः बिंदु क्या होगा? जैसे कि इसके अंदर एक कोई बिंदु P है, ठीक है, जिसके अंदर एक कोई बिंदु P है तो ये क्या कहलाएगा? एक रेखाखंड का अंतः बिंदु। एक रेखाखंड क्या होगा? रेखाखंड वह होता है जिसके जो है अंतः दो बिंदु हों, यानी अंतः मान लो ऐसे, ये मान लो, ठीक है, इस तरह से मान लो, ठीक, ये बिंदु है, इस बिंदु के अंदर एक अन्य बिंदु हो। तो जैसे कि ये कह रहा है यदि P A तथा B के बीच स्थित हो, यानी P क्या है? A तथा B के बीच में स्थित है P बिंदु, ठीक है।
स्थित हो, परंतु P न तो A हो और न ही B पर हो। यानी जो P है न तो A हो न B पर हो, ठीक है। अर्थात P बिंदु A व B से भिन्न हो। जो P बिंदु है अलग है, A तथा B से अलग हो, A तथा B से अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम एक रेखाखंड का अंतः बिंदु कहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये समझ में आया होगा आपके, ठीक। अब हम किरण को समझ लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, अगली परिभाषा है वो क्या है हमारी, किरण यानी रे है। रे को कैसे समझेंगे, किरण को कैसे समझेंगे, रेखा का वह भाग, यानी रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु हो, एक किरण कहलाती है। जिसका क्या हो, एक अंतः बिंदु। अंतः बिंदु समझ गए। अंतः बिंदु का मतलब होता है एक रेखा हो, यानी एक रेखा, जैसे कि ये है, मान लो, फिर समझ लेते हैं यहीं पे, मान लो ये एक रेखा है, ठीक, एक रेखा है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु हो, यानी जिसका एक अंतः बिंदु, यानी कोई अंतः बिंदु, मान लो P हो, इसका कोई अंतः बिंदु हो, तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये एक किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एक किरण कहलाएगा। जैसे कि मान लो किरण AB को A के ऊपर ये तीर का निशान लग रहा है, इससे दर्शाते हैं, ठीक है। वेक्टर, मान लो A वेक्टर कहते हैं इसमें, साइंस में से। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये रेखा, मान लो ये क्या है, AB है, रेखा है AB, ये पॉइंट है, AB रेखा है, इसके अंदर P बिंदु है। तो इसे जो रेखा AB है, इस रेखा को, यानी AB रेखा को क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, A के ऊपर ये लगा देंगे, ठीक है। A के ऊपर क्या वेक्टर लगा देंगे, तो इससे क्या करते हैं, इसे दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, इसे किरण को क्या किससे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये किरण समझ में आया होगा। यानी रेखा का वह भाग जिसका एक, यानी रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु, यानी अंतः मीन्स अंदर एक बिंदु है, तो क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, किरण, सॉरी, क्या कहलाएगा, एक किरण कहलाएगा। अब हम इसी प्रकार से जो विपरीत किरण हैं उनको हम जो है बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो परिभाषा है उसको क्लियर करते हैं। यानी विपरीत किरण कौन सी होती हैं, विपरीत किरण वो होती हैं दो किरणें, यानी दो किरणें, किरण AB तथा AC विपरीत किरणें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विपरीत किरणें कहलाती हैं यदि ये दोनों सर्रेख हों तथा बिंदु A दोनों किरणों में एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो, एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु। जैसे कि ये यहाँ पे विपरीत किरणें, यानी कोई बिंदु A है, यहाँ से कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस तरफ एक किरण क्या है, इस तरफ जा रही हो, एक किरण क्या है, इस बिंदु से बिंदु A है, मान लो एक किरण AB इस तरफ जा रही है और इसी बिंदु से एक किरण इधर जा रही है, यानी इसको बिंदु C नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, नाम C दे देते हैं। यानी संरेख, यानी जो बिंदु है A से एक किरण इधर इस तरफ जा रही हो और एक तरफ उल्टी दिशा में जा रही, तो ये क्या कहलाएंगी, ये हमारी विपरीत किरणें, यानी क्या कहलाएंगी, विपरीत किरणें कहलाएंगी। यानी ये कह रहा है कि ये दोनों संरेख हों तथा बिंदु A दोनों किरणों में एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु, इसमें क्या है, एकमात्र ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु, एक बिंदु है, एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ से यानी एक किरण इस तरफ जा रही हो उल्टी दिशा में, मान लो एक तरफ पूर्व की तरफ जा रही हो एक किरण, और एक किरण जो है पश्चिम की तरफ, यानी वेस्ट, इस तरफ एक तरफ, मतलब एक पूर्व की तरफ जा रही हो किरण और एक किरण क्या जा रही हो, पश्चिम की तरफ। तो ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, ऐसी किरणों को हम क्या कहेंगे, विपरीत किरण, यानी क्या कहेंगे, विपरीत किरणें कहेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु एक है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु A है। तो इस तरह से आपको जो है विपरीत किरणें समझ में आई होंगी। अब अगला पॉइंट, अगली परिभाषा क्या है हमारी, वो है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु को समझ लेते हैं, क्या, संरेख बिंदु को यहाँ पे जो है समझ लेते हैं, ठीक। तो संरेख बिंदु में परिभाषा कह रही है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, यानी यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे संरेख कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं, संरेख।
यानी ये यहाँ से देखा जाए एक सरल रेखा, यानी एक ये रेखा है, ये वाली एक रेखा है ना। जैसे कि एक ये रेखा है, इस पर जो है 3 या 3 से अधिक बिंदु जो है स्थित हों। मान लो कि 3 या 3 से अधिक, मान लो यहाँ पे 4 बिंदु स्थित हैं, यानी मान लो बिंदु क्या है, ये बिंदु ए नाम दे दो इसे, और इसको बी नाम दे दो, और इसको सी, और इसको बिंदु डी नाम दे दो। यानी जो बिंदु हैं एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हों तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहलाता है। ठीक, यहाँ देखा जाए तो ये जो हमने समझाया है, एक रेखा खींच ली है, एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम संरेख कहेंगे। जैसे कि बिंदु ए बी सी डी 4 बिंदु हैं एक ही रेखा पर, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संरेख बिंदु कहेंगे, यानी संरेख बिंदु कहलाते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं परिभाषा को, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, तो एक ही रेखा पर स्थित हैं तो इसको क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। इस प्रकार से अगली जो परिभाषा है, नेक्स्ट लास्ट वाली परिभाषा है, उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है, अगली परिभाषा कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को भी समझ लेते हैं। जैसे कि परिभाषा में हमारा कह रहा है, यानी नेक्स्ट परिभाषा है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब अगली वाली परिभाषा को यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या कह रहा है, परिभाषा में ये कह रहा है कि दो रेखाएं जिनका जो है प्रतिच्छेद अतिरिक्त हो, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ वनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ लेते हैं, जैसे कि दो रेखाएं एक दूसरे को, जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, जैसे कि दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु जो है, मान लो कि बिंदु O पर क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, दो रेखाएं हैं, मान लो कि इसको मान लो P और Q, एक रेखा ये P और Q, और दूसरी वाली रेखा है इसको मान लेते A और B। ठीक है, ये जो रेखा है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर एक दूसरे को ये काटेंगी, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं क्या, उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ये वाला बिंदु, जो रेखाएं हैं एक दूसरे को एक यहाँ पे जहाँ पे काटेंगी उसको क्या कहेंगे, वहाँ पे उस बिंदु को कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। यानी तो इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ में आ गई, यानी दो रेखाएं जिनका प्रतिच्छेद अतिरिक्त हो, यानी समझ लेते सिंपल भाषा में। तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, किसी बिंदु पर काटेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। और ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। तो ये आपके अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार से लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाली परिभाषा है, उसे हम और समझ लेते हैं। ठीक, ये लास्ट वाली मैंने देखी नहीं थी, ये रह गई नीचे लास्ट वाली। तो कह रहा है कि समांगी रेखाएं, कौन सी रेखाएं, समांगी रेखाएं कौन सी होती हैं, यानी समांगी रेखाएं किसे कहते हैं, परिभाषा में आ जाए लिखने के लिए, समांगी रेखाएं कौन सी होती हैं, समांगी रेखाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, यानी यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु गलती होगी, ये कह रहा है कि यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर स्थित हों, यानी यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांगी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, समांगी रेखाएं यानी 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या करें, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। मान लो कि बिंदु ये है, ठीक है, मान लो ये बिंदु है, बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O पर 3 या 3 से अधिक रेखाएं, मान लो एक रेखा ऐसे है, ये वाली रेखा है, और एक रेखा ऐसे है, और एक रेखा मान लो ऐसे है। ठीक है, ये सब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, मान लो O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो मान लो ये रेखाएं, इनका अगर नाम चाहो तो नाम भी दे सकते हो रेखाओं का। तो यहाँ नाम दे देते हैं, इसको A और B दे देते हैं, AB रेखा हो गई। इस प्रकार से इसको दे देते हैं L और M दे देते हैं, इसको LM रेखा हो गई, और इसको P और Q रेखा दे देते हैं। ठीक है,
P और Q दे देते हैं, इसको जो है M LM तो दे दिया, और उसको दे देते हैं मान लो कि जो है R और S नाम दे देते हैं, R और S दे देते हैं, सब रेखाओं के नाम दे दिए इस प्रकार से हमने। तो ये 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं समांगी रेखाएं। क्या कहलाती हैं ये? समांगी रेखाएं। तो इस प्रकार से मैंने जितने बार यहाँ पे जो है पॉइंट लिखवाए हैं, जितनी बार पॉइंटों की परिभाषाएं लिखवाई हैं, ये हमने यहाँ से देखा जाए तो यहाँ जो हमने महत्वपूर्ण जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा दिए। इनको आप वीडियो को रोक करके ज़रूर नोट्स बना लें। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 को करने से पहले यहाँ पर ज़रूर अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखें, जिससे कि आपके अच्छी तरह से समझते रहें। और यहाँ पर हमने जो परिभाषाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिखाई, रेखाखंड की लिखाई, एक रेखाखंड का अंत्य बिंदु की परिभाषा समझाई, किरण की परिभाषा समझाई है, विपरीत किरणें समझाई हैं परिभाषाएं, और संरेख बिंदु वाली परिभाषा समझाई है, और हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं समझाई हैं, और जो हमारी समांगी रेखाएं, ये हमने इतने पॉइंट यहाँ पे समझा दिए। तो आपको मुझे आशा है कि अच्छे समझ में आए होंगे। तो ये जो है ज़रूर नोट्स बनाएं, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज जो हमारी यहाँ पे दे रखी है 5.1 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।